हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरएम इंग्लिश क्लासेज। आरएम इंग्लिश क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम यूपी बोर्ड क्लास 12th के लिए एक्सप्लेनेशन लेकर हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि प्रोज में जो 10 नंबर का एक्सप्लेनेशन आएगा उसमें पहले पार्ट का एक गर्ल विद ए बास्केट, वहाँ से इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनेशन बताएंगे, जिसमें पहला एक्सप्लेनेशन आज बताएंगे और रेफरेंस बताएंगे, कॉन्टेक्स्ट बताएंगे और एक्सप्लेनेशन कैसे किया जाता है उसको भी बताएंगे। प्लस मैं करके बताऊंगा आपको कि इसी तरह से आपको करना है। अगर आप रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन को लेकर कोई भी कहीं से भी कन्फ्यूजन है, आप नहीं करने के लिए आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आपकी ये समस्या हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से करेंगे और बिना रटे करेंगे, तो इसलिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिए। चलिए मेरा इंटरेस्टिंग तरीका देखिए। और आज की वीडियो में हम बताएंगे आइट वन ए स्टेशन, यहाँ से लेकर देयर डिजायर, ये इतने तक का जो है एक्सप्लेनेशन कैसे करेंगे। और रेफरेंस तो वही सब में रहेगा, कॉन्टेक्स्ट चेंज होगा और एक्सप्लेनेशन करने का तरीका। तो चलिए देख लेते हैं। एक दो एक्सप्लेनेशन आप हमारे साथ इस तरह से करेंगे, समझेंगे तो आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। एक ही एक्सप्लेनेशन से आज से ही आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना शुरू कर देंगे। तो अब पहले हमको रेफरेंस बता देना है, इसका कॉन्टेक्स्ट बता रहे हैं, फिर इसको हम आइट वन स्टेशन से लेके देयर डिजायर तक पढ़ के उसका अर्थ बताएंगे, तुरंत बताएंगे एक्सप्लेनेशन इसका कैसे करना है। तो चलिए देख लेते हैं रेफरेंस कैसे लिखना है। आप उसको ध्यान से देख लीजिए और कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, आप उसको नोट भी कर लीजिएगा। वैसे देखने से ही आपका तैयार हो जाएगा। रेफरेंस माने होता है क्या, संदर्भ होता है। क्या होता है? संदर्भ। ठीक है, तो संदर्भ कैसे लिखना है देखिए, दीज लाइन्स लिख दीजिए पहले, उसके बाद हैव बीन कर दीजिए टेकन। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, ये लाइनें ली गई हैं। दोस्तों अगर आप दीज लाइन्स हैव बीन टेकन ना लिखना चाहो तो एक दूसरा तरीका भी है, आप लिख दीजिए दिस पैसेज। क्या लिख देंगे? दिस पैसेज। तब आपको यह ध्यान देना है, तो दीज लाइन्स की जगह दिस पैसेज भी आप लिख सकते हैं, तो दीज लाइन्स मत लिखिए। और आप हैव बीन की जगह लिख दीजिएगा हैज़ बीन। क्या लिख देंगे? हैज़ बीन। ठीक है, तो हैज़ तब बीन। क्लियर? तो दीज लाइन्स हैव काट के दिस पैसेज हैज़, फिर बाकी सब कुछ वही रहेगा। ऐसे भी लिख सकते हैं कि यह गद्यांश हैज़ बीन टेकन, लिया गया है। अगर दीज लाइन्स रहेगा तो दीज लाइन्स मतलब ये लाइनें जो है ली गई हैं। बात एक ही हुआ, सही दोनों है। ठीक है, अब उसके बाद टेकन के बाद फ्रॉम द लेसन करके लेसन का नाम लिखेंगे, जिस भी लेसन से लिया गया है। यही रेफरेंस आप याद करिए, हर पार्ट में काम देगा। तो ए गर्ल विद ए बास्केट, मान लीजिए ये ए गर्ल विद ए बास्केट से लिया गया था, तो उसको लिख दिए। उसके बाद आपको करना क्या है? रिटन बाय लिखना है। फिर क्या लिखना है? रिटन बाय। ध्यान देना, कंपोज्ड बाय का प्रयोग आप जो है पोएट्री का एक्सप्लेनेशन करते समय करेंगे, और प्रोज का रिटन बाय। रिटन बाय मतलब लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? विलियम सी डगलस, जिसका नाम आपको किताब में मिल जाएगा। ठीक है, WILLIAM C डगलस, इसकी स्पेलिंग आप याद कर लीजिएगा, विलियम सी डगलस। और इतने से ही आपका काम चल जाएगा कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन ए गर्ल विद ए बास्केट रिटन बाय विलियम सी डगलस। ये लाइनें विलियम सी डगलस द्वारा लिखित ए गर्ल विद ए बास्केट नामक पार्ट से लिया गया। इतना अगर आप याद कर लेंगे तो किसी भी पार्ट का आप रेफरेंस आराम से लिख सकते हैं। क्लियर? तो ये सब में मिला के हैं। लेकिन अगर आप स्पेशल हर पार्ट का स्पेशली आप याद करना चाहते हैं, तो एग्जामिनर के ऊपर अच्छा प्रभाव डालना चाहते हैं, तो भी आपको तरीके बता रहे हैं कि एक लाइन में कुछ वर्ड आप और यूज़ कर दिए, एग्जामिनर बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा, आपको अच्छे नंबर देने के लिए बाध्य हो जाएगा। वो क्या तरीका है? लेखक के नाम के बाद, ठीक है, इतना तो सब लोग लिखेंगे, लेकिन आप लेखक के नाम के बाद यहाँ कामा लगा दीजिए। कामा का मतलब क्या? किसी की पोजीशन को क्लियर करने के लिए केस इन पोजीशन का प्रयोग किया जाता है। तो केस इन पोजीशन के शब्दों को हम कामा करके उसके बगल में लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या शब्द हैं तो आपको लिखना है, तो रिटन बाय विलियम सी डगलस के बाद ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश। इनकी पोजीशन क्या है कि मतलब लेखक तो है ही है, तो रिटन बाय करके लिखा गया, तो लेकिन ये और क्या थे? ठीक है, इनकी पोजीशन क्या है? अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के जज। तो इसका पूरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो ये लाइनें अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के एक जज विलियम सी डगलस के द्वारा लिखित ए गर्ल विद इन बास्केट नामक पार्ट से लिया गया। क्लियर?
तो इस तरह से आप लिखते हैं। आप हर लेखक के बारे में आप अबाउट द राइटर पढ़ेंगे तो ऊपर ही आपको किताब में दिया रहता है। राजू प्रकाशन की किताब में देखेंगे तो उसमें भी दिया रहता है, हर प्रकाशन की किताब में दिया रहता है। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, विलियम सी डगलस इज जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका। आपको पता है कि ये जज थे, 1950 में भारत का भ्रमण करने आए थे, तो ये लिख, ठीक है, तो ये मतलब उसके बारे में लिख दिए हैं, तो इसलिए आप इनकी पोजीशन को बता सकते हैं। आपको कुछ किताबों में ऐसा मिल जाएगा कि रिटन बाय ए फेमस स्टोरी राइटर विलियम सी डगलस। ये विलियम सी डगलस एक प्रसिद्ध कहानी लेखक थे, ठीक है। तो इस तरह से जो भी राइटर रहते हैं तो इसमें लिखा रहता है, लेकिन आपको ये आपको हर किताब में ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका, सही बात यही है, यही मिलेगा आपको, ठीक है। लेकिन कुछ लोग इसको बता देते हैं कि रिटन बाय ए फेमस स्टोरी राइटर विलियम सी डगलस, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जिस भी लेखक के बारे में जो भी पोजीशन है वो आपको उसी किताब में मिलेगा, जो आपको किताब मिले वही आप लिखिए, ठीक है। तो आप ऐसा अगर कॉन्टेस्ट रेफरेंस लिखेंगे बहुत इफेक्टिव होगा, ये पूरे पार्ट में एगल विद द बास्केट के पार्ट में काम देगा आपको। तो फिर से देख लीजिए, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन एगल विद द बास्केट रिटन बाय विलियम सी डगलस इज जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका। ये लाइनें, इसकी हिंदी क्या होगी, हिंदी भी जानिए ताकि आपको भूले ना। ये लाइनें अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश विलियम सी डगलस के द्वारा लिखित ए गर्ल विद ए बास्केट नामक पार्ट से ली गई हैं। क्लियर। तो चलिए अब कॉन्टेस्ट देख लेते हैं। I-1 स्टेशन से लेके आपको कहाँ तक, डेयर डिजायर तक। किताब में आपको देखेंगे, अभी दिखाएंगे हम ये कहाँ से कैसे हैं। तो इस इतने का कॉन्टेस्ट आपको क्या लिखना है। अब देखिए, हम कॉन्टेस्ट लिखने का भी आपको एक तरीका बता दे रहे हैं कैसे आपको कॉन्टेस्ट लिखना है। तो कॉन्टेस्ट लिखने के लिए दो तरीके हैं इंग्लिश में। एक तो आप सेम टू सेम पहले लाइन पढ़िए I-1 स्टेशन से लेके देयर डिजायर तक, उसमें जो बातें कही है उसको आप थोड़े में बता दें कि हाँ इसमें लेखक हमें इस चीज़ के बारे में बताता है, तो ठीक है। तो आप इस तरह से बता सकते हैं कि आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या लिखें, तो आप लिख देना कि, ठीक है, ऐसे लिख देना इन दीज लाइन्स, ऐसे लिख देना कि ये हम इस तरह लिख सकते हैं आप, ठीक है, इन दीज लाइन्स, इन लाइनों में, क्लियर। द राइटर लेखक, क्लियर, टेल्स अस, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इस तरह से ये आप बना सकते हैं, इन दीज लाइन्स द राइटर, ठीक है, टेल्स अस, इन लाइनों में लेखक हमें बताता है। अब जो भी बताता है, क्लियर, अबाउट हिज जर्नी, अबाउट हिज विजिट टू इंडिया, क्लियर, अबाउट द रिफ्यूजी चिल्ड्रन, जो भी बताता है, क्लियर, उसके बारे में आप हिंदी में सोच के इन लाइनों में लेखक किस चीज़ के बारे में हमें बताता है, ठीक है। तो वही आपका कॉन्टेस्ट हो जाएगा। एक ये तरीका है। और दूसरा तरीका क्या है, आप जो है प्रीवियस लाइन को लिख दीजिए, जो भी टॉपिक आया है, लाइन आया है, उसके पहले क्या बातें लेखक कहा था उसको लिख दीजिए। आपको वो कॉन्टेस्ट भी बहुत इफेक्टिव होगा। उससे ये माना जाता है कि आप टेक्स्ट बुक को अच्छे ढंग से पढ़े हैं, आपको अच्छे ढंग से जानकारी है। तो इसलिए आप दो तरीके हैं, चाहे जैसे आप लिखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं, हम इफेक्टिव तरीके बता रहे हैं। तो जो इसका कॉन्टेस्ट स्पेशल होगा, देखिए, द राइटर वाज ट्रेवलिंग, ठीक है, I-1 स्टेशन से देयर डिजायर तक, यहाँ तक का कॉन्टेस्ट। द राइटर वाज ट्रेवलिंग फ्रॉम न्यू दिल्ली टू रानीखेत बाय ट्रेन, ठीक है। द राइटर वाज ट्रेवलिंग, लेखक यात्रा कर रहा था, फ्रॉम न्यू दिल्ली टू रानीखेत, ठीक है। दोस्तों ये रानीखेत एक में ही रहेगा, किताब में है, स्पेलिंग आप देख लीजिए। तो RANIKHET। तो लेखक जो है नई दिल्ली से रानीखेत तक की यात्रा कर रहा था बाय ट्रेन, ट्रेन से। हियर, यह चियारी रहेगा, हियर का मतलब होता है यहाँ पर, ये चियारी, यहाँ पर ही डिस्क्राइब्स, वह वर्णन करता है द सीन ऑफ ए रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन के एक दृश्य का वर्णन करता है। वेयर द ट्रेन स्टॉप, जहाँ पर रेलगाड़ी रुकी थी, ठीक है। तो देखिए कैसे पॉइंट एकदम क्लियर किए कि लेखक जो है नई दिल्ली से रानीखेत तक की ट्रेन से क्या कर रहा था, यात्रा कर रहा था। यहाँ पर वह रेलवे स्टेशन के एक, ठीक है, के एक दृश्य का वर्णन करता है, एक ऐसे रेलवे स्टेशन के दृश्य का वर्णन करता है जहाँ पर ट्रेन रुकी थी। तो ये एकदम क्लियर हो गया ना। अब देखिए, तो अब वर्णन करता है, ठीक है, नई दिल्ली से रानीखेत की यात्रा कर रहा था, तो उसके एक ऐसे रेलवे स्टेशन का वर्णन करता है जहाँ पर रेलगाड़ी रुकी थी। अब रुकने के बाद वहाँ पर क्या हुआ था, एक स्टेशन पर बच्चों ने उनको घेर लिया था, टोकरी बेचना चाहते थे, ये सब, फिर वो हिल डुल नहीं सकता था, ये सब बातें आप एक्सप्लेन में बताएंगे। इस तरह से पॉइंट क्लियर करना, आपको पिछली बातों को लिख करके फिर टॉपिक क्लियर करना। ये तरीका, या तो सेम टू सेम जो है डायरेक्ट भी बता सकती है कि इन दीज लाइन्स द राइटर टेल्स अस अबाउट ए रेलवे स्टेशन, ऐसे कर सकते हैं। जो बताया तरीका आपको, इन दीज लाइन्स द राइटर टेल्स अस, अगर डायरेक्ट बताएंगे तो टेल्स अस अबाउट ए रेलवे स्टेशन वेयर द ट्रेन स्टॉप्ड, इस तरह से कैसे रेलवे स्टेशन का वर्णन करता है जहाँ पर ट्रेन रुकी थी, क्लियर। व्हेन ही वाज ट्रेवलिंग फ्रॉम
न्यू दिल्ली टू राजनीति, जब वह न्यू दिल्ली से राजगीर की यात्रा करा था। इस तरह से भी आप बना के लिख सकते हैं, या फिर आप जैसे मैं बताऊं जो कॉन्टेक्स्ट वैसे आप याद कर लीजिए, सबसे बेटर होगा। तो ये आपको कॉन्टेक्स्ट लिखने का तरीका आई होप आपको समझ में आया होगा। सभी कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो रहेंगे हम बताएंगे, टेंशन आपको नहीं लेने का है। अब उसके बाद देखिए एक्सप्लेनेशन कैसे करना है, एक्सप्लेनेशन की शुरुआत कैसे लिखना है। मॉडल बता दे रहा हूँ आपको, ऐसे लिखना है द राइटर सेज दैट, लेखक कहता है कि, जैसे हिंदी में आपको कहते हैं लेखक कहता है कि, उस तरह से अंग्रेजी में कहना है द राइटर सेज दैट। अगर पोएट्री रहेगा तो आपको कहना पड़ेगा द पोएट सेज दैट। अब लेखक कहता है कि, अब क्या कहता है आपको वो अब लिखना है, ठीक है। अब देखिए एक्सप्लेनेशन करने का थोड़ा हम तरीका आपको बता रहे हैं कैसे करना है। एक्सप्लेनेशन करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान देना है। पहली बात तो आप हमेशा इनडायरेक्ट का प्रयोग करिए, क्लियर। किसी की कही हुई बात को अपने हिसाब से आपको बताना है, वही एक्सप्लेनेशन होता है। आप क्या समझे हैं उसको बताइए। और दूसरी बात का क्या प्रयोग करिए, सिनोनिम्स, ठीक है। सिनोनिम्स किसे कहते हैं, समानार्थी शब्द। तो किताब में आपके सिनोनिम्स देखिए हिंदी अर्थ के साथ सिनोनिम्स दिया रहता है, उसको आप याद कर लीजिए। और आपका वर्ड पावर की किताब जो है आपकी ग्रामर की, जैसे एक्सीलेंट या जो भी पढ़ रहे होंगे, उसमें जो है सिनोनिम्स दिया रहता है, उसको आप तैयार कर लिए। वहाँ आपको 3 नंबर सिनोनिम्स आता भी है, एंटोनिम्स 3 नंबर, तो वो सब तैयार कर लीजिए। आपको वहाँ से भी अच्छा नंबर कवर करेंगे, ये प्लस यहाँ भी आप उसका ज़बरदस्ती यूज़ कर सकेंगे, और आपका वर्ड पावर भी मजबूत होगा। सिनोनिम्स इस तरह से याद करिए। हाँ दोस्तों, आपकी सुविधा के लिए हम जो है इस पार्ट का पूरा वर्ड मीनिंग अपलोड कर चुके हैं एक ही वीडियो में, ठीक है। वर्ड मीनिंग, ठीक है। गर्ल विद द बास्केट बाय रमेश सर या बाय RM इंग्लिश क्लासेस, ऐसे आप सर्च कर लीजिएगा, या फिर क्लास 12 टेक्स्ट बुक के नाम से जो प्लेलिस्ट है उसमें सर्च कर लीजिएगा, क्लास 10 यूपी बोर्ड टेक्स्ट बुक, आप उसको मिल जाएगा पूरा सिनोनिम से, जो एक्सप्लेन के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होंगे, तो आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो हाँ, तो तरीका क्या बता रहे थे, इनडायरेक्ट का प्रयोग करना है, सिनोनिम्स का प्रयोग करना है। उसके बाद जो है अपने हिसाब से बदल कर लिखना है। जैसे कुछ प्रोनाउन इनडायरेक्ट में आपको क्या विशेष ध्यान देना है, आई का जैसे लेखक अपने लिए आए आप हिज कर दीजिए, लेखक अपने लिए मी का प्रयोग कर आप क्या कर देंगे, ऑब्जेक्टिव केस हिम कर दीजिए। थर्ड पर्सन का यूज़ करिए आप, लेखक अपने लिए माई का प्रयोग किया तो आप उसके लिए हिज कर दीजिए। नहीं तो आपको अगर ये गलती कर दी, आप कितना सही लिखेंगे, सिनोनिम्स यूज़ करेंगे, लेकिन एक भी नंबर नहीं मिलेगा। जैसे लेखक कर आई वाज ट्रेवलिंग, आप करेंगे ही वाज ट्रेवलिंग, करेंगे ही गेव मी, तो आप कहेंगे तो मतलब मी का क्या कर देंगे, हिम, ठीक है, ही गेव हिम। इस तरह से कुछ भी हो, तो ही मेट मी तो ही मेट हिम, इस तरह से कुछ भी करेंगे। कहते हैं कि आई वाज ट्रेवलिंग, ठीक है, ऑन माई वे, तो आप ऑन हिज वे कर दें। तो उस तरह से आई का ही, मी का हिम, माई का हिज, इस तरह से आपको करना पड़ेगा, क्लियर। और जहाँ फेमिनिन जेंडर आता तो आई, ठीक है, सी कर दिया जाता है। तो इस तरह से फिलहाल यहाँ लेखक के लिए आई का ही, मी का हिम और माई का हिज, इस पर विशेष ध्यान देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। जैसे देखिए थोड़ा सा एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, जैसे द राइटर से दैट आई एट ए स्टेशन था ना, तो आई एट ए स्टेशन के मतलब आप कह देंगे माई सीक्वेंस ऑफ टॉकिंग। देखिए माई का हम क्या कर दिए, हिज कर दिए, हिज सीक्वेंस ऑफ टॉकिंग, टॉकिंग की जगह आप एक्सप्लेन कर दीजिए कन्वर्सिंग। विथ द मैन वाज डिस्टर्ब, क्लियर, तो इंटरप्टेड का डिस्टर्ब हो गया था, मतलब ठीक है। इस तरह से आज सुनाया जाया था तो नो सुनर डिड कर दिया गया है, तो क्लियर, ज्यों ही अंग्रेजी दूसरी लिख दिया गया है। तीसरा सिनोनिम्स किया गया है, क्लियर। अब चलिए हम इसको जो है डायरेक्ट जो है यहाँ से नहीं, आपको हम टेक्स्ट बुक से पढ़ा रहे हैं कि इसका क्या हिंदी है और क्या एक्सप्लेन करना है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए देख, हाँ हेलो, आइए फ्रेंड्स, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अब लाइन वाइज लाइन अर्थ सहित देखते हैं। जैसे कि आपको रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट हम बता चुके हैं कि आई एट 1 स्टेशन से लेके देर डिजायर, जो कि परीक्षा की दृष्टि इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन कैसे किया जाएगा, इससे आपको एक आइडिया मिलेगा, आप खुद करना जाएंगे, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। कितना आप रटोगे, तो तरीके बता दो, आप उसी तरीके से आपको करना है, आप खुद करने लगोगे। कोई भी दिक्कत हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हो। देखिए आई एट 1 स्टेशन, पहले इसका हम अर्थ बता दें ताकि जिसको जो ना पढ़े हों डायरेक्ट उनको भी समझ में आ जाएगा, जो पढ़े हों तो एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। तो आई एट 1 स्टेशन माने एक स्टेशन पर, माई रूटीन ऑफ टॉकिंग, माई रूटीन माने होता है क्रम, टॉकिंग माने बातचीत, तो मेरी बातचीत का क्रम विद द पीपल, लोगों से, वाज इंटरप्टेड माने बाधित हो गया। तो एक स्टेशन पर मेरे लोगों से बातचीत का क्रम क्या हो गया, बाधित हो गया। जैसा लेखक हर स्टेशन पे आपको पता है कि उतरा करता था, लोगों से बातचीत करता था, लेकिन एक स्टेशन पर वैसा नहीं कर सका। तो एज सुन एज माने ज्यों ही, आई एलाइटेड मैं उतरा, एलाइटेड मतलब उतरना, एक ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रेन, छोटे बच्चों के एक समूह ने, ज्यों ही मैं उतरा वैसे ही छोटे बच्चों के एक समूह ने, गैदर्ड अराउंड में, मेरे चारों ओर इकट्ठा हो गया, ठीक है। वैसे ही छोटे बच्चों के एक समूह मेरे चारों ओर क्या हो गया, इकट्ठा हो गया, कारण मतलब लेखक को घेर लिए बच्चों ने।
दे वेयर सेलिंग बास्केट्स, वे बच्चे क्या कर रहे थे, टोकरियाँ बेच रहे थे। हैंड वोवन मतलब होता है हाथ से बनी हुई, वे हाथ से बनी हुई टोकरियाँ बेच रहे थे। रीड बास्केट्स माने, रीड माने उसका सरकंडा या नरकट, नरकट की बनी हुई टोकरी थी विथ सिंपल डिजाइंस, साधारण नमूने थे उसमें, क्लियर, एंड सिंपल डिजाइंस एंड पैटर्न्स, ठीक है। तो उसमें साधारण जो है आलेखन थे और उसके नमूने थे, तो मतलब कहने मतलब साधारण डिजाइन और नमूने थे, पैटर्न्स मतलब नमूना, ठीक है। दे हेल्ड द बास्केट्स हाई, वे टोकरी को ऊंचाई पर उठाए थे, ठीक है। हेल्ड मतलब पकड़ना, पकड़ कर ऊंचाई पर उठाए थे। शाउटिंग वर्ड्स मतलब, शाउटिंग वर्ड्स मतलब अपने शब्दों में चिल्ला रहे थे। आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जान पाया, बट कन्वेइंग, कन्वेइंग माने होता है प्रकट होना, अभिव्यक्त होना, लेकिन अभिव्यक्त हो रही थी। अनमिस्टेकेबली माने होता है बिना गलती के, यानी कि स्पष्ट रूप से, लेकिन स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त हो रही थी। देयर डिजायर्स माने उनकी इच्छा, लेकिन उनकी इच्छा स्पष्ट रूप से अस्पष्ट हो रही थी। तो ये तो हम आपको हिंदी वर्ड अर्थ बता दिए, ताकि जो लोग इसको नहीं पढ़े वो भी जान लें, बाकी जो पढ़े तो रिवाइज हो जाए। अब हम आपको हिंदी के साथ आपको एक्सप्लेनेशन बताएंगे ताकि आप भूलें ना, क्योंकि दोस्तों हम लोग हिंदुस्तानी हैं, हिंदी विचार हमारे माइंड में पहले आता तो हम तुरंत इसका ट्रांसलेट इंग्लिश में कर देते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, इसका बहुत इंटरेस्टिंग तरीका है, लास्ट तक आप वीडियो जरूर देखिए। देखिए, आई एट वन स्टेशन, तो आप शुरुआत में क्या करेंगे, आपको करना क्या है, शुरू में आप ये लिख दीजिए कि द राइटर सेज दैट, हमको बताया था अभी आपको पीछे, ठीक है। द राइटर सेज दैट, लेखक कहता है कि, इतना आपको लिखना है। उसके बाद आपको यहीं से आराम से आप सबसे सरल तरीका एक्सप्लेनेशन करने का है। आई एट वन स्टेशन, अब इसका एक सिनोनिम्स यूज करिए, ठीक है। इनडायरेक्ट में लिखना है, सिनोनिम्स लिखा। आई एट वन स्टेशन मतलब आई एट ए स्टेशन। अब माई का क्या कर दीजिए, हिज, ठीक है। रूटीन, ठीक है, अब बताया था प्रोनाउन को माई का हिज करना है, मी का हिम करना, आई का ही करना। तो आई एट ए स्टेशन, वन का ही कर दीजिए, वन का सिनोनिम्स। आई एट ए स्टेशन हिज रूटीन, रूटीन का सिनोनिम्स आप यूज कर देंगे सीक्वेंस। दोस्तों अगर आपको सिनोनिम्स ना पता हो तो हम इसकी वीडियो पहले ही डाल चुके हैं, आप वहाँ से देख लीजिए, मेरे ही क्लास 12 यूपी बोर्ड की प्लेलिस्ट में, या फिर सर्च करिए वर्ड मीनिंग कल विद बास्केट बाय और एम इंग्लिश क्लासेस सूरपुर या बाय रमेश सर। तो एट ए स्टेशन, ठीक है, द राइटर से दैट एट ए स्टेशन हिज सीक्वेंस ऑफ टॉकिंग का सिनोनिम्स होगा कन्वर्सिंग। विद द पीपल मतलब विद द मेन, पीपल माने लोगों से, यानी मेन कर दो, मेन माने व्यक्तियों से या पर्सन्स भी कह सकते हो। एट ए स्टेशन हिज का सीक्वेंस ऑफ कन्वर्सिंग विद द मेन वाज इंटरप्टेड का सिनोनिम्स लिख दीजिए डिस्टर्ब्ड। वाज क्या, डिस्टर्ब्ड, क्लियर। इस तरह से आप हो गया कि मतलब लेखक तो कह रहा है कि एक स्टेशन पर मेरा लोगों से बातचीत करने का क्रम टूट गया, आप दूसरे से कैसे बताएंगे, वही तो एक्सप्लेनेशन होगा कि आप ये कहेंगे लेखक कह रहा है कि एक स्टेशन पर उसका लोगों से बातचीत करने का क्रम क्या हो गया, बाधित हो गया था, ऐसे कहेंगे। तो द राइटर से दैट एट ए स्टेशन हिज सीक्वेंस ऑफ कन्वर्सिंग विद द मैन वाज इंटरप्टेड। अगर इस तरह से लिखेंगे एग्जामिनर बहुत प्रभावित होगा कि देखिए किसी की अंग्रेजी कब बेहतर मानी जाती है, जब उसका वर्ड पावर मजबूत रहता है। तो आप इस तरह से अपने वर्ड पावर की नॉलेज भी शो कर रहे हैं, सिनोनिम्स का प्रयोग कर रहे हैं, सेम टू सेम नहीं लिखना। हाँ, जिसका सिनोनिम्स आपको बाई चांस नहीं आ रहा तो टेंशन ना लो, उसको वैसे लिख दो, नहीं तो कुछ ना कुछ लिख दो। एक ये तरीका है, हम आपको एक और तरीका बता रहे हैं एक्सप्लेनेशन करने का, ये सबसे सरल तरीका है। बाकी आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड को बदल सकते हैं, भावों को की व्याख्या कर सकते हैं, द राइटर के लेखक के जो है हार्ट को टच करके उसकी फीलिंग को समझिए, वो क्या कहना चाहता है, तो उसको आप करिए। अब देखिए इसका दूसरा तरीका क्या होगा, ये तो सबसे सरल तरीका है। द राइट ए स्टेशन हिज सीक्वेंस ऑफ कन्वर्सिंग विद द मैन वाज डिस्टर्ब। दूसरा तरीका क्या होगा, तो आप ये कहेंगे द राइटर सेज दैट ही, ठीक है, ही यूज टू गेट डाउन एट एवरी स्टेशन एंड टॉक टू द पीपल, क्लियर, कि वह हर स्टेशन पर उतरा करता था और लोगों से बातचीत करता था, बट एट ए स्टेशन ही कुड नॉट डू सो, लेकिन एक स्टेशन पर वैसा नहीं कर सका, बिकॉज, क्लियर, क्लियर। तो अब आगे बताएंगे कि बच्चों ने खेल लिया था, तो इतना कह दीजिए कि द राइटर यूज टू टॉक टू द पीपल एट एवरी स्टेशन बट एट ए स्टेशन ही कुड नॉट डू सो, एक स्टेशन पर ऐसा नहीं कर सका। यही बात है कि एक स्टेशन पर लोगों से बातचीत का क्रम टूट गया, कहने मतलब वो लोगों से बातचीत किया करता था, लेकिन एक स्टेशन पर ऐसा नहीं कर सकता था। इस तरह से हिंदी में आप सोच के इन सभी बातें भी आप इसमें डाल सकते हो, ठीक है। इसके बदले में नहीं तो आप ऐसे सबसे सरल तरीका है, जैसे आपको लगे आप बना के लिखिए, इसको आपका बेस्ट माना जाएगा। एज सुन एज आई एलाइटेड, ठीक है, तो एज सुन एज मतलब आप लिख दीजिएगा नो सूनर डिड। नो सूनर डिड क्योंकि जिस टेंस में रहता है उसी टेंस की सहायक क्रिया भी लगती है नो सूनर के साथ। नो सूनर डिड आई, उस माने भी होगा ज्यों ही। आई का आप कर दीजिए ही, एलाइटेड का मतलब आप कर दीजिए गेट डाउन, क्योंकि डिड लग गया तो गाट डाउन एलाइटेड का मतलब होता है, लेकिन गेट डाउन तो हो जाएगा। ज्यों ही वह उतरा,
ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों ये सिनोनिम्स का सबसे सरल तरीका है, इसमें आपको ज़्यादा बदलना नहीं है, आपको वाक्य बनाने नहीं आ रहा तब भी आप कर ले जाओगे। तो नो सूनर डिड ही गेट डाउन ए ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन, ए ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन मतलब ग्रुप माने होता है समूह, क्लियर। ग्रुप माने समूह, क्लम्प माने समूह होता है, क्लम्प भी कर सकते हो, ठीक है, या ग्रुप ही रहने दो कोई दिक्कत नहीं। ए ग्रुप ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन, यंग चिल्ड्रन का मतलब क्या होगा, स्मॉल चिल्ड्रन। गैदर्ड अराउंड में, तो गैदर्ड की जगह आप लिख दीजिए सराउंडेड, मतलब घेर लेना। अराउंड में मतलब अराउंड हिज ऑल साइड्स कर दिए, उसके चारों ओर से घेर लिए। अराउंड हिज ऑल साइड्स या अराउंड ऑल साइड से मैं से कर दूँ, क्लियर। गैदर्ड की जगह लिख दिए सराउंडेड, ऑल साइड से मैंने उसके चारों ओर से, तो ए, ठीक है। आप यहाँ ध्यान देना कि नो सूनर डिड लगाया हो तो ज्यों ही के लिए, तो यहाँ जो एज सून एज साथ कामा लगता है त्यों ही के लिए, तो वहाँ दैन लगेगा, क्लियर। यहाँ आप क्या कर देंगे, दैन, दैन THN, ठीक है। तो आप हो जाएगा, फिर बता रहे हैं नो सूनर डिड ही गेट डाउन दैन ए ग्रुप ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन सराउंडेड, अराउंड की जगह लीजिए ऑल साइड्स यानी चारों ओर, मेका हिम कर दी, सराउंडेड ऑल साइड्स हिम, क्लियर। या सराउंडेड हिज ऑल साइड्स तब भी वही सेंस रहेगा। इस तरह से बहुत क्लियर आराम से आप कर सकते हैं। नहीं तो आप उस तरीके से बनाया है कि द राइटर यूज टू टॉक टू द पीपल एट एवरी स्टेशन बट एट वन स्टेशन ही कुड नॉट डू सो बिकॉज ए ग्रुप ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन सराउंडेड ऑल साइड्स हिम, ऐसे भी कर सकते हो। तो दोनों तरीके हैं, सबसे सरल तरीका आपको यही बता रहे हैं जो सेम टू सेम लिखते जाइए, आपको वाक्य नहीं बनाना है, एक्सप्लेन करिए आप, ठीक है। सिनोनिम्स का प्रयोग करिए। दे वेयर सेलिंग बास्केट्स, अब इसका क्या होगा, दे वेयर सेलिंग बास्केट्स मतलब कि दो चिल्ड्रन वे वांट टू सेल, ठीक है, बास्केट्स ऐसे कहते हैं क्योंकि बच्चे टोकरी बेचना चाहते थे या बेच रहे थे। हैंड वोवन मतलब आप लिख दिए हैंडमेड मतलब हाथ से बनी हुई, ठीक है। रीड बास्केट्स, ठीक है, विथ सिंपल डिजाइंस एंड पैटर्न्स का आप यूज़ कर सकते हैं। स्पेसिमेन माने होता नमूना, SPECIMEN, क्लियर। तो ऐसा कह दीजिए कि हैंडमेड रीड बास्केट्स विद सिंपल डिजाइंस एंड स्पेसिमेन। दे हेल्ड द बास्केट्स हाई, दे हेल्ड द बास्केट हाई, इसका क्या करेंगे, तो दे हेल्ड का जगह लिख दिए हेल्ड द बास्केट हाई मतलब रेज्ड, हेल्ड मतलब उठाना, ऊपर उठाना क्या अंग्रेजी रेज्ड होता है, RAISED। दे रेज्ड द बास्केट्स हाई, क्लियर, वे टोकरी को ऊंचाई पर उठाए थे। शाउटिंग वर्ड्स, शाउटिंग वर्ड्स का मतलब कि अब यहाँ देखिए कामा है तो आप फुल स्टॉप करके नया वाक्य बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा आप नया वाक्य बनाइए, आपका एक्सप्लेन बहुत हिट जाएगा, ठीक है। जितनी बातें हैं उतने सेंटेंस बना दीजिए, आपका एक्सप्लेनेशन बहुत हिट जाएगा। शाउटिंग वर्ड्स का मतलब क्या, शब्दों में चिल्ला रहे थे मतलब क्या, वे हिंदी भाषा में चिल्ला रहे थे। तो बता दें कि दे वेयर क्राइंग इन हिंदी वर्ड्स, शाउटिंग के क्राइंग लिख दीजिए या शाउटिंग ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। दे वर शाउटिंग इन हिंदी वर्ड्स, वे हिंदी भाषा में चिल्ला रहे थे, क्लियर। दे वेर शाउटिंग इन हिंदी वर्ड्स द नेम ऑफ देयर गुड्स, वे अपने सामानों का नाम हिंदी भाषा में चिल्ला रहे थे, ऐसे कह दो, क्लियर। अब ठीक है, थोड़ा सा बढ़ा दो ना, सब आप शब्दों में चिल्ला रहे थे मतलब क्या, अपने सामान का नाम अपने शब्दों में चिल्ला रहे थे, किस शब्द में चिल्लाएंगे, इंडिया का तो इंडियन भाषा में चिल्लाएंगे हिंदी में। तो दे वेर शाउटिंग और क्राइंग द नेम ऑफ देयर गुड्स इन हिंदी वर्ड्स। आई डिड नॉट नो, लेखक करेगा मैं नहीं जान पाया, तो आप इसके ऊपर नया सेंटेंस बनाइए। तो द राइटर डिड नॉट नो, क्लियर, आई के ही कर, या द राइटर के लिए ही कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ही कुड नॉट अंडरस्टूड, तो वह जान नहीं पाया मतलब वह समझ नहीं पाया। ही कुड नॉट अंडरस्टूड देयर लैंग्वेज, क्लियर, वह उनकी भाषा को समझ नहीं पाया। ये लिखिए बिकॉज ही डिड नॉट नो हिंदी, क्योंकि वह हिंदी नहीं जानता था, क्लियर। लेखक उनकी भाषा को समझ नहीं पाया क्योंकि वह हिंदी नहीं जानता था, क्योंकि वह अमेरिका था, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की मदर टंग क्या है, मातृभाषा है, इंग्लिश है। तो वही बता दीजिए कि आई डिड नॉट नो मतलब ही कुड नॉट अंडरस्टैंड देयर लैंग्वेज बिकॉज ही डिड नॉट नो हिंदी बट कन्वेइंग अनमिस्टेकेबली देयर डिजायर, क्लियर। तो लेकिन स्पष्ट रूप से उनकी इच्छा व्यक्त हो रही थी। तो अब इसके ऊपर सेंटेंस बनाए कि बट ही गेस्ड, क्लियर, देयर फीलिंग्स, क्लियर, लेकिन उनकी भावनाओं को समझिए कि व्हाट दे वांट टू से, कि वे क्या कहना चाहते थे। इस उठा के करें, टोकरी ले लो, पंखे ले लो, तो इसको समझ, बट ही अंडरस्टूड देयर फीलिंग्स, व्हाट दे वांट टू से, व्हाट दे मीन्ट टू से, इस तरह से बना सकते हो। तो बिकॉज, ठीक है, देयर एक्टिविटीज़, क्लियर, ऐसा सेंटेंस बनाए, देयर एक्टिविटीज़, क्योंकि उसकी उनके क्रियाकलाप। कन्वेइंग का जगह लिख दिए कि किताब में आपको देखेंगे सेइंग दिया है,
या एक्सप्रेसिंग अव्यक्त होना या कहना, तो देयर एक्टिविटीज़ एक्सप्रेसिंग क्लियरली देयर विश, अनमिस्टेकेबल मतलब क्लियरली स्पष्ट रूप से, या करेक्टली भी आपको कह सकते हो सही ढंग से, या स्पष्ट रूप, देयर डिजायर मतलब देयर विश। ठीक है, इस तरह से आप बना दिए सेंटेंस तो आपका बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन जाएगा। अगर आप नहीं ज़्यादा वाक्य बना पा रहे तो कम से कम जो दिया है सेम टू सेम ऐसे लिखते चले जाइए। सब्जेक्ट वर्ब का प्रयोग करके आप नए नए सेंटेंस तो बना ही दो। जैसे यहाँ हाई के बाद फुल का मतलब नया सेंटेंस बना कि शाउटिंग वर्ड्स मतलब दे वेर शाउटिंग वर्ड्स, आई डिड नॉट मतलब ही डिड नॉट, ये सब नया वाक्य तो बना ही सकते हैं। नहीं नया वाक्य यहाँ बना बट से, तो बट यहाँ कर दो कि कन्वेइंग जगह सेइंग कर दो, या एक्सप्रेसिंग कर दो अनमिस्टेकली क्लियरली देयर डिजायर मतलब देयर विश। अगर इस तरह से भी आप करेंगे एक्सप्लेनेशन तो आपको विश्वास मानिए बोर्ड परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर आएंगे, आपको एक भी नंबर नहीं कटेगा। क्लियर? तो आई होप आपको वीडियो मेरा पसंद आया होगा, एक्सप्लेनेशन करने का तरीका पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और आप हमको ज़रूर बताइए कि कौन सा एक्सप्लेनेशन आपको करने में कठिन लग रहा है, कौन सा आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए, और ज़रूर बताइए, हम उस पर तुरंत वीडियो बनाएंगे। और इस चैनल के माध्यम से पूरा क्लास 12 यूपी बोर्ड की तैयारी कराई जाएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।